प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का संस्कृत की पहली कक्षा में आपका स्वागत है। आप सभी कक्षा 5वीं से पास होकर के कक्षा 6ठी में पहुँचे हो, तो आप सभी का कक्षा 6ठी की जो आपकी संस्कृत की कक्षा यहाँ से शुरू होगी, उस सब में आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। चूँकि आपके 5वीं तक आपने संस्कृत भाषा को नहीं पढ़ा है, तो 6वीं कक्षा में आप पहली बार संस्कृत से परिचित होंगे, इसका परिचय प्राप्त करेंगे। तो आप सभी को इस संस्कृत भाषा के जो प्राथमिक प्रवेश हम करा रहे हैं, उसमें आप सबका अभिनंदन है, स्वागत है। मुझे आशा है कि आपको संस्कृत भाषा बहुत ही सरल और बहुत ही मधुर लगेगी। जैसा कि हम सब जानते ही हैं, संस्कृत भाषा बहुत ही सरल है और बहुत ही मधुर भाषा है। हमारे देश की ही नहीं, पूरे विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है यह। इस भाषा में हमारे सारे जो पौराणिक ग्रंथ हैं, रामायण, महाभारत, पुराण, उपनिषद, वेद, ये सब संस्कृत भाषा में ही लिखे हुए हैं। तो अब हम अपनी कक्षा की बात करते हैं। कक्षा आपकी 6ठी है। विषयम संस्कृतम, संस्कृत भाषायाः सामान्य परिचय, अर्थात संस्कृत भाषा का हम सामान्य परिचय इसमें पढ़ेंगे। संस्कृत कक्षायां सर्वेषां स्वागतम अस्ति। संस्कृत कक्षा में सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। पठतु संस्कृतम, संस्कृत पढ़िए। वदतु संस्कृतम, संस्कृत बोलिए। लिखतु संस्कृतम, संस्कृत लिखिए। यही आपका आधार है। जब आप संस्कृत को पढ़ेंगे, बोलेंगे और लिखेंगे, तो आपको संस्कृत भाषा बहुत ही सरल, बहुत आसान नज़र आएगी। आपको इसमें कोई कठिनता नज़र नहीं आएगी। अब देखिए, इसमें हम सबसे पहले जो आपको शब्द सिखाने जा रहे हैं वो है, जैसे आप अंग्रेजी भाषा में सुबह सुबह बोलते हैं गुड मॉर्निंग। सभी बच्चे बोलते हैं ना, अपने टीचर्स को, अपने माता पिता को, अपने दोस्तों को, अपने किसी जानकार को। तो आप संस्कृत में क्या कहेंगे? संस्कृत में आप कहेंगे सुप्रभातम। चाहे महिला हो, पुरुष हो, माता हो, पिता हो, दोस्त हो, रिश्तेदार हो, उसको आप यदि सुबह मिलते हैं तो आप गुड मॉर्निंग अंग्रेजी में बोलेंगे, लेकिन आप संस्कृत में कहेंगे तो आप कहेंगे सुप्रभातम। अब आते हैं नंबर 2 पे। जैसे दोपहर के समय आप अपने गुरु से, अपने शिक्षक से, अपने टीचर, माता पिता से, जिससे या दोस्त से बोलते हैं, तो बोलेंगे आप अंग्रेजी में बोलते हैं गुड आफ्टरनून। लेकिन आप संस्कृत भाषा में बोलेंगे तो आप कहेंगे शुभ अपराह्न, शुभ अपराह्न। अगर आप शाम के समय मिलते हैं तो अंग्रेजी में कहते हैं गुड इवनिंग, लेकिन आप संस्कृत में आप कहेंगे तो कहेंगे शुभ संध्या। इसी प्रकार अगर रात हो रही है और रात्रि में आप किसी को इस तरह से अभिवादन करना हो आपको, तो आप कहेंगे गुड नाइट। और गुड नाइट को संस्कृत में क्या कहेंगे? शुभ रात्रि। ये इस प्रकार के आपके 4 हमने, गुड मॉर्निंग को कहते हैं सुप्रभातम, गुड आफ्टरनून को कहते हैं शुभ अपराह्न, गुड इवनिंग को बोलते हैं संस्कृत में शुभ संध्या, और गुड नाइट को बोलते हैं शुभ रात्रि। ये आपके संबोधन बोलने के तरीके संस्कृत में किस प्रकार से आप उनको बोलते हैं। अब हम संस्कृत भाषा का सामान्य परिचय करने जा रहे हैं। आपको 6ठी क्लास में आप बच्चे आ गए हो, तो आपको 6ठी में संस्कृत का सबसे पहले क्या पढ़ना है उसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। संस्कृतस्य सामान्य परिचयः। जैसे लिंग, जेंडर, आप इंग्लिश में कहते हैं ना जेंडर, तो वैसे ही संस्कृत में होता है लिंग। पुल्लिंग, यदि कोई वस्तु जिसमें व्यक्ति या वस्तु पुरुष होने का भाव आ रहा हो, आदमी होने के बारे में पता लग रहा हो, तो वो सारी चीज़ें किस में जाएंगी? पुल्लिंग में। गजः यानी हाथी, सिंहः यानी शेर, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, गजः, सिंहः यानी शेर, मयूरः यानी मोर, ये सब पुल्लिंग हैं, पुल्लिंग शब्द हैं ये सारे के सारे। तो ये सारे जो हैं वो पुल्लिंग शब्द हैं। ये पहला जो प्रकार था वो पुल्लिंग का था।
अब आपको अगला दिखाते हैं। इसी के अंतर्गत लिंग में ही दूसरा आता है स्त्रीलिंग। पहला है पुल्लिंग, दूसरा है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग जिसमें स्त्री होने का या महिला होने का भाव आ रहा हो, वो सारे के सारे शब्द संस्कृत में किस में जाएंगे? स्त्रीलिंग में। जैसे मैं कुछ उदाहरण यहाँ लिख रहा हूँ, ऊपर लिख रहा हूँ, यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। जैसे सीता, महिला, और कोई लेडी टीचर है तो आप उसे कहेंगे शिक्षिका। इसी प्रकार वर्षा, और ये जो शब्द हैं ये सारे के सारे, इन सब के अंत में आ की मात्रा भी आ रही है, और ये सारे के सारे शब्द स्त्रीलिंग में जाते हैं। अब हम आगे देखते हैं। आपका आता है नंबर 3 पे। नंबर 1 पे था आपका पुल्लिंग, पढ़ लिया हमने। नंबर 2 स्त्रीलिंग भी समझ लिया। अब आता है नंबर 3 पे नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग में जो शब्द ना तो पुल्लिंग है और ना ही स्त्रीलिंग है, ना पुल्लिंग है ना स्त्रीलिंग है, वो सारे के सारे शब्द किस में जाएंगे? नपुंसकलिंग में। नपुंसकलिंग में अब इसकी पहचान क्या है, इसको हम सीखेंगे। पुल्लिंग शब्दों की पहचान क्या है? उनके अंत में लगभग ये 2 बिंदियाँ ऊपर नीचे जो हैं वो लगी मिलेंगी। इन 2 ऊपर नीचे जो खड़ी बिंदियाँ हैं, इन्हें संस्कृत भाषा में क्या कहते हैं? विसर्ग। क्या कहते हैं? विसर्ग। जैसे मैंने आपको बताया था ना, गज यानी हाथी, अब ये संस्कृत का नहीं है, लेकिन जैसे हम इसके 2 बिंदी ऊपर नीचे लगा देंगे यानी कि विसर्ग लगा देंगे तो ये बना गजह। फिर मैंने पुल्लिंग में एक शब्द लिखा था सिंह। अब ये तो कोई भी हो सकता है, वीर सिंह, अमरेंद्र सिंह, आनंद सिंह, लेकिन अगर हम इसके साथ विसर्ग जोड़ देते हैं तो बना सिंह। अब ये नाम वाला नहीं है, अब ये सिंह का मतलब हो गया शेर। तो ये तो पुल्लिंग का हो गया, विसर्ग लगते हैं। अब जो शब्द ना पुल्लिंग हैं, पुल्लिंग की पहचान मैंने बता दी, उनके अंत में विसर्ग आ रहे हैं। स्त्रीलिंग की मैंने आपको पहचान बताई कि उनके अंत में आ की मात्रा आ रही होगी। जैसे सीता, गीता, महिला, वर्षा, अजा, महिला। इसको मैं एक बार मिटा देता हूँ, तो ये जैसे होगा, अब ये जैसे हो गया महिला, तो ये बन जाएगा महिला। तो ये तो हो गया आपके पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की पहचान। लेकिन नपुंसक लिंग की पहचान क्या है? तो नपुंसक लिंग की पहचान है कि ये जो शब्द हैं उन सब के अंत में मैं ये लिखा होगा, और इस मैं के नीचे एक तिरछी जो है वो डंडी खिंची होगी नीचे। अब इस तिरछी खिंची हुई डंडी को क्या कहते हैं? जैसे ये वाली जो डंडी है ना, इसको हम संस्कृत भाषा में कहते हैं हलंत। हलंत। इससे क्या होता है, किसी भी अक्षर के नीचे जब ये व्यंजन के नीचे लगा देते हैं तो हलंत हो जाता है, यानी कि व्यंजन बन जाता है, शुद्ध व्यंजन बन जाता है वो। अब इसकी पहचान हम कैसे करेंगे, वो मैं कुछ शब्दों के माध्यम से आपको बताता हूँ कि नपुंसक लिंग जो तीसरा रूप है लिंगों में, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, तीसरा नपुंसक लिंग, इसकी पहचान है जैसे पुष्प यानी कि फूल। लेकिन अभी ये संस्कृत भाषा का नहीं है, नपुंसक लिंग में बनाने से इसके मैं हलंत करना पड़ेगा। पुष्पम। आप जिस किताब से पढ़ते हो उसे संस्कृत भाषा में कहते हैं पुस्तक, लेकिन पुस्तक अभी संस्कृत का नहीं है। अब इसके जब मैं हलंत कर देंगे तब ये बन गया पुस्तकम। अब ये संस्कृत भाषा का शब्द बन गया। जैसे आम है, जामुन है, आप जो खाते हैं वो सब फल हैं, लेकिन फल के साथ में जब मैं हलंत लगा देंगे तो बन गया फलम। अब ये संस्कृत भाषा का शब्द बन गया, और कौन से लिंग में गया? नपुंसक लिंग में। तो उसकी क्या पहचान है? उन सब के अंत में मैं हलंत आएगा। जैसे दरवाज़ा है आपका, आप उसे कहते हैं द्वार, लेकिन जब उसको संस्कृत बनाएंगे तो हो जाएगा द्वारम। इस प्रकार से इसके 3 जो लिंग हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, ये तीनों इसमें हमने पढ़े, सामान्य परिचय में इनको पढ़ा है। अब आगे चलते हैं। इसी प्रकार से अगला जो आता है वो आता है वचनम। वचन यानी संख्या। संख्या के बारे में हम संस्कृत में पढ़ेंगे
तो आपने हिंदी में पढ़ा होगा वचन तो दो ही होते हैं, एक वचन और बहुवचन। लेकिन संस्कृत भाषा में इनकी संख्या कितनी है? एक, दो और ये तीन। पहला है एक वचन। एक वचन जब कोई संख्या कितनी हो? एक हो। जब कोई संख्या एक हो तो एक वचन। जैसे एक पेन, एक छात्र, एक अध्यापक, एक विद्यालय, एक गांव, एक शहर, एक कमरा, एक फल। तो एक आएगा तो एक वचन में चला जाएगा। जब संख्या एक होगी तो हम कौन से वचन में डालेंगे? एक वचन में डाल देंगे उसको। नंबर 2 पे आता है द्विवचनम। जब संख्या कितनी होगी? एक से बढ़कर दो। जब दो लड़के, दो अध्यापक, दो दरवाजे, दो पेन, दो फल, दो पुस्तकें, दो थैले, इस प्रकार की कोई बात आएगी तो हम दो की बात आएगी तो हम कौन से वचन में गिनेंगे उसको? द्विवचनम, जब संख्या दो हो। अब आता है तीसरा बहुवचनम। बहुवचन की पहचान है, क्या पहचान है? जब संख्या दो से क्या हो? अधिक हो। इसमें संख्या निश्चित नहीं है। एक वचन में संख्या निश्चित है, एक ही होगी, एक होगी। द्विवचन में भी संख्या निश्चित है, कितनी होगी? दो ही होगी। लेकिन बहुवचन में कोई संख्या निश्चित नहीं है। कुछ यदि निश्चित है तो वो ये है कि वो संख्या दो से ज़्यादा होगी। दो से ज़्यादा वो 10 हो सकती है, 20, 50, 100, 1000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, खरब, नील, शंख, चाहे कितना भी हो वो सारे के सारे बहुवचन में आएगा। जब दो से ज़्यादा संख्या हो रही है तो कौन से वचन में चला गया? बहुवचन में। तो वचन में हमने पढ़ा वचन 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। जब कोई संख्या एक हो तो एक वचन, दो हो तो द्विवचन, और जब दो से ज़्यादा होंगे तो होगा बहुवचन। ये वचन हमने पढ़ लिया है। अब आते हैं संस्कृत में जो तीसरी चीज़ आती है, आपके सामान्य परिचय में आता है पुरुष। पुरुष का मतलब आदमी नहीं है। अब यहाँ पे पुरुष कौन से हैं? इसमें भी 3 प्रकार हैं, एक, दो और ये तीसरा। जैसे पहला इसमें है प्रथम पुरुष, नाम से पता लग रहा है। पहला यानी कि प्रथम, पहला पुरुष, प्रथम पुरुष, पहला पुरुष हो गया। अब चूंकि ये 3 हैं तो पहला और तीसरा, देखो पहला और तीसरा, पहले और तीसरे के जो किस कहाँ आ रहा है? बीच में आ रहा है। बीच में आ रहा है उसे क्या कहेंगे हम? मध्यम पुरुष, बीच का पुरुष। भाई पहला तो हो गया प्रथम पुरुष और ये तीसरा है, उसको हम पढ़ेंगे। तो पहले और तीसरे के बीच में कौन सा आ रहा है? दूसरा। तो दूसरे को इन्होंने क्या नाम दे दिया? मध्यम पुरुष, बीच का पुरुष। अब आते हैं नंबर तीसरे पे। पहला हमने पढ़ लिया, दूसरा पढ़ लिया, अब तीसरा ही है और आगे है नहीं, तो तीसरा ही इसका सबसे अच्छा होता है। तो अच्छे को क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष। जो सबसे अच्छा है वो तीसरा है। तो उत्तम पुरुष तीसरा जो है ये हो गया उत्तम पुरुष। तो 3 पुरुष भी 3 ही प्रकार के हो गए। 3 प्रकार के हमने पढ़े हैं इसमें। प्रथम में लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। 3 ही हमने वचन पढ़े हैं, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। फिर हमने 3 ही पुरुष पढ़े हैं। प्रथम पुरुष पहला ही पहला है, मध्यम पुरुष बीच वाला जो दूसरा है मध्यम पुरुष, और तीसरा है उत्तम पुरुष। तो हमने पुरुष को भी इसको अध्ययन कर लिया है। अब जो आपकी पहली वर्कशीट भेजी गई है, अब मैं वर्कशीट को इसको बार बार वर्कशीट नहीं बोलूँगा, मैं चाहूँगा कि आप भी इसको संस्कृत में जानें। जो वर्कशीट होती है उसको हम संस्कृत में क्या कहते हैं? जैसे ये आपकी है वर्कशीट की, मैंने अंग्रेजी में इसकी स्पेलिंग आपके सामने लिख दी है। वर्कशीट को यहाँ देखिए, कार्यपत्रकः, क्या कहते हैं? कार्यपत्रकः, कार्यपत्रकः ये कहते हैं संस्कृत में। आप सबको दिखाई दे रहा होगा। अब मैं यहाँ इसको अंडरलाइन कर दूँ, कार्यपत्रकः। कक्षा 6ठी है, विषय संस्कृत है। अब आते हैं संस्कृते त्रिविधा शब्दाः सन्ति। संस्कृत में त्रिविधा, त्रि यानी 3 प्रकार के, विधा माने प्रकार के, 3 प्रकार के, 3 विधा माने प्रकार के, शब्दाः शब्द, सन्ति यानी हैं। संस्कृत में 3 प्रकार के शब्द हैं। मैंने इसकी हिंदी बना दी है। संस्कृते, संस्कृत भाषा में, त्रि यानी 3,
विधः यानी प्रकार के, संस्कृत भाषा में 3 प्रकार के, शब्दः यानी शब्द, सन्ति यानी हैं, 3 प्रकार के शब्द हैं। वो कौन कौन से हैं? पुल्लिंग शब्दः, हमने पहले पढ़ा लिंग, उसमें पहला आता है पुल्लिंग शब्दः, दूसरा है स्त्रीलिंग शब्दः और तीसरा और अंतिम है नपुंसक लिंग शब्दः। संस्कृत में 3 प्रकार के शब्द होते हैं, पुल्लिंग शब्द, स्त्रीलिंग शब्द और नपुंसकलिंग शब्द। इदानी पुल्लिंग शब्दान पश्यामः। अब पुल्लिंग शब्दों को देखिए। अब हम पुल्लिंग शब्दों का अध्ययन करते हैं, वो पुल्लिंग शब्द कौन कौन से हैं और हम उसको कैसे पहचान करेंगे। पहला जो आपका कार्यपत्रक भेजा गया था, वर्कशीट भेजी गई थी, उसमें हमने इस प्रकार के पुल्लिंग शब्दों की गणना करी थी। तो मैंने आपको बताया था पहले ही, उन शब्दों की पहचान क्या है, उनके उच्चारण में अंत में ए की मात्रा आ रही होगी, ए के साथ में 2 बिंदी लग रही हैं और इन 2 खड़ी बिंदियों को हम क्या कहते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, क्या कहते हैं? बिल्कुल सही है, विसर्ग, विसर्ग कहते हैं इनको। तो हम इसको देखते, पहला है आसंदः। आसंदः यानी कि, आसंदः यानी क्या होता है? आसंदः यानी कुर्सी। कुर्सी को हम संस्कृत में क्या कहते हैं? आसंदः। यहाँ 2 विसर्ग लग रहे हैं ना, ये पुल्लिंग होने का सबसे बड़ी पहचान है कि ये शब्द पुल्लिंग शब्द है, आसंदः। अब दूसरा आता है विद्यालयः। जिस विद्यालय में आप पढ़ने जाते हैं, जिसे आप इंग्लिश में स्कूल कहते हैं, वो है विद्यालयः, यानी आपका स्कूल जो है वो विद्यालय। इसमें अंत में 2 बिंदी आ रही हैं, ये विसर्ग है, तभी ये शब्द, अगर विसर्ग हटा देंगे तो ये पुल्लिंग शब्द नहीं बनेगा, विसर्ग लगा देने से पुल्लिंग शब्द बन गया। लेकिन हर शब्द के साथ विसर्ग नहीं लगा सकते हैं, जैसे महिला के साथ विसर्ग लगा देंगे तो पुल्लिंग नहीं बनेगा, उसके अंत में ए की मात्रा भी होनी चाहिए। जैसे द में यहाँ ए मिला हुआ है, विद्यालय य में ए की मात्रा है। अगला आता है चस्कः। चस्कः यानी आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सही है, गिलास। चस्कः यानी गिलास। अब कै में ए की मात्रा है और साथ में विसर्ग जुड़े हैं, तो ये पुल्लिंग शब्द हो गया। अगला आता है दिया। दिया है ना, दीपक, दीपक भी कह सकते हैं। तो ये जो दिया, इसको कहते, संस्कृत में कहते हैं दीपः। दीपः यानी दिया। अगला है शोचिकः। शोचिकः यानी, बताओ आप क्या होगा? दर्जी। बिल्कुल सही है, दर्जी। शोचिकः यानी दर्जी, जिससे आप कपड़े सिलवाते हो। इसमें भी अंत में विसर्ग लग रहे हैं। अगला है वृद्धः। वृद्धः, इसको सही उच्चारण करिए, वृद्धः। वृद्ध यानी बूढ़ा, ये जो आगे दिखाई दे रहा है ना, बूढ़ा, बूढ़ा व्यक्ति, वृद्ध, इद्ध के साथ में यहाँ पे जो है विसर्ग लग रहे हैं। अगला आता है सुनकः। सुनकः, देखो कै के साथ विसर्ग लग रहे हैं, पुल्लिंग शब्द हो गया। और सुनकः मनी जैसा चित्र में दिखाई दे रहा है, बिल्कुल कुत्ता। सुनकः यानी कुत्ता। अगला है सुकः। कितना प्यारा लग रहा है ये ना, हरे रंग में, सुकः। सुकः यानी आपका सबसे प्यारा क्या होता है पक्षी? तोता। ये भी पुल्लिंग में आता है, पुल्लिंग शब्द है। अब जैसे शब्दों के बाद में जो चिन्ह विसर्ग दिखाई दे रहे हैं उसे विसर्ग कहते हैं। ये विसर्ग है, ये जो 2 बिंदियां थी ये क्या है? विसर्ग है, ऊपर नीचे। इसका उच्चारण अह के रूप में करते हैं। जैसे हमने पढ़े दीप, मैं इसको हटा के एक बार समझा देता हूँ आपको उच्चारण कैसे करेंगे। जैसे दीप, अभी इसको हम पढ़ रहे हैं दीप, लेकिन जैसे ही इसके साथ हमने 2 विसर्ग जोड़ दिया, अब इसका उच्चारण कैसे करेंगे, बोलेंगे कैसे? दीपः। वैसे ही एक और उच्चारण बताता हूँ आपको, सुनक। सुनक, सुनक। लेकिन जैसे ही कै के साथ विसर्ग लगाएंगे तो इसका उच्चारण क्या हो जाएगा? सुनकः। ऐसे ही यहाँ पे है सुक। अभी इसको सुक पढ़ेंगे हम, सुक, लेकिन जैसे इसके विसर्ग लगा देंगे, 2 बिंदी ऊपर नीचे विसर्ग लगा देंगे, तो इस आप पढ़ेंगे हम इसको सुकः। इसी प्रकार से चषक, लेकिन विसर्ग लगाने पे हो जाएगा चस्कः। ये हो गया आसंद, लेकिन विसर्ग लगने से आसंदः। ये हो गया विद्यालय, लेकिन विद्यालय के साथ ऊपर नीचे बिंदी लगाने से बनेगा विद्यालयः। इसी प्रकार से शौचिक,
शौचिक, लेकिन कै के साथ विसर्ग लगाने से उच्चारण होगा शौचिकः। इसी प्रकार से वृद्ध और विसर्ग लगाने से होगा वृद्धः। ये था उच्चारण हम कैसे करें पुल्लिंग शब्दों के। अब ये देखिए, अब ये वर्णों का जो वर्ण विच्छेद है, किसी भी शब्द को अलग अलग वर्णों में तोड़ना, अलग अलग अक्षरों में तोड़ना, जैसे विद्यालय का हम करके बताएंगे आपको। उससे पहले आप ये समझ लो कि स्वर और व्यंजन क्या होते हैं, आप सब जानते हैं, आप पढ़ के आए हो। स्वर तो क्या है, आ ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, री, है ना। इस प्रकार आपने पढ़े हैं ना ये, ए आई ओ औ अंग और लास्ट है अह, जो विसर्ग हमने पढ़ा है। ये हो गए विसर्ग, सारे विसर्ग लगने से स्वर हो गए सारे के सारे। ये तो हमने क्या पढ़े हैं, स्वर। अब आपको बताते हैं व्यंजन। व्यंजन क्या है भाई, आप जानते हैं व्यंजन को, क ख ग घ अ से लेकर के च छ ज ज य ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श श ह क्ष त्र ज, यहाँ तक के जो हैं वो व्यंजन में आते हैं। अब उनको अलग अलग करेंगे हम। जैसे विद्यालय में सबसे पहले व वर्ण मिला हुआ है, व में छोटी ई की मात्रा बनने से वी बना। फिर इसमें आधा द है, द में कोई स्वर नहीं है, और यह है वो हलंत कर दिया नीचे, देखिए ये हलंत जरूर लगाना है तभी वो मात्रा निकल के आएगी बाहर। उसमें यह में क्या मिला हुआ है, आ, तो क्या बना द्या। फिर ल को हलंत किया ए। अब ए, आप ये सोच सकते हो ए को हलंत क्यों नहीं कर रहे, तो ए चूंकि स्वर है, स्वर को हलंत नहीं कर सकते हैं। हलंत हम किसको करेंगे, व्यंजन को। और फिर जैसे ये आ गया, ये व्यंजन है, यह को हमने हलंत करा और उसके बाद में ए की मात्रा से बनाई है, तो पूरा बना विद्यालय। इसी प्रकार से दीपः, दीप कैसे बना है, पहले द को हलंत कर दिया, द को हलंत कर दिया, और द में बड़ी की मात्रा है तो इससे बना दी। फिर पै को हलंत किया, क्योंकि पै को हलंत करने से उसमें किसकी मात्रा है, ए की, तो क्या बना प, यह बना दीप। फिर है बालकः, ये कैसे बना, बै पहले, बै हलंत, बै में किसकी मात्रा है, आ की, तो ये क्या बन गया दोनों मिलके बा। फिर लय हलंत है, लय हलंत में ए की मात्रा मिलने से बना लय, और उसके बाद में क हलंत है और क में भी ए मिल गया बना बालक। और ये देखो बीच में जोड़ का निशान है, ये आएगा हर जगह। और ये अंत में लाइन क्या कह रही है, शब्दानाम अन्ते अकारः अस्ति, शब्दों के अंत में ए जुड़ा हुआ है, ए की मात्रा जुड़ी हुई है, अतः एकारांत संति। तो इसे क्या कहेंगे हम, एकारांत, जिनके अंत में ए आता हो। और जिनके अंत में आ रहा है उसे क्या कहेंगे, फिर बताओ जरा, आकारांत। और जिनके अंत में ई आएगी तो ईकारांत, जिनके अंत में ऊ की मात्रा आएगी तो ऊकारांत, जिनके अंत में री की मात्रा आएगी तो रीकारांत बोले जाएंगे। अब हम आते हैं, आपका ये जो था ये आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक का। और आगे है अब आपका वो शब्द कैसे बन रहे हैं। जैसे अह, ये विसर्ग है, जो दो बिंदी लग रही है इसके ए के साथ में विसर्ग है। वो बालक कैसे बने, चस्कह, कै में ए की मात्रा है और विसर्ग लगा हुआ है, अह चस्कह। फिर है छात्रः, क्षा और त्र में ए की मात्रा है और विसर्ग भी लग रहे हैं, छात्रः। फिर है देखो गायक शब्द नहीं, ये इसे क्या बोलेंगे, गायकः, कै में ए की मात्रा है और विसर्ग भी लग रहे हैं। अगला है बालक, लेकिन बालक के साथ विसर्ग लगने से इसका उच्चारण होगा बालकः। यानी अब आगे बता रहा है, हमें क्या बता रहा है, एकारांत पुल्लिंग शब्दानाम अन्ते, एकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंत में, जिनके अंत में ए आ रहा हो और वो पुल्लिंग शब्द हो, उसमें अह इति ध्वनि श्रूयते, अह ऐसी ध्वनि सुनाई देती है। एकारांत शब्दों के अंत में अह की ध्वनि सुनाई देती है, ऐसी आवाज़ आपको सुनाई देती है, तो वो शब्द कैसा हो गया, पुल्लिंग शब्द है। अब करते हैं वाक्य में प्रयोग। जैसे कौन पढ़ रहा है, या जैसे कह पठती,
कौन पढ़ रहा है इस चित्र में? तो एक लड़का है। लड़के को संस्कृत में क्या कहते हैं? लड़का जो है इसको संस्कृत में क्या कहते हैं? बालकः पठति, बालक पढ़ता है। कह यानी कौन, कौन पठति यानी पढ़ता है, कौन पढ़ता है? तो क्या उत्तर आया? बालकः पठति, बालक पढ़ता है। अगला प्रश्न है कह यानी कौन? लिखती, देखो पठती मानी पढ़ता है, तो लिखती मानी शाबाश लिखता है। कह यानी कौन, कौन लिखता है? तो उसका उत्तर क्या आता है? छात्रः लिखति, छात्र लिखता है। अगला है कह यानी कौन, कह यानी कौन? गायति यानी गाता है। यहाँ देखो बच्चा गा रहा है, तो जो बच्चा है वो जब गाने का काम कर रहा है तो उसे बच्चा नहीं कहेंगे, हम क्या कहेंगे? गायकः, गायक नहीं, गायक नहीं कहेंगे। क के साथ विसर्ग जुड़ रहा है तो उसका उच्चारण होगा गायकः गायति। तो अब हम इसकी जो नीचे लाइन है उसको हम देख लेते हैं, क्या कह रहा है ये? एतानि एक वचन वाक्यानि सन्ति, ये सब एक वचन के वाक्य हैं। शब्दानाम अन्ते अह, क्रियापदानाम च ति दृश्यते, क्रिया के लास्ट में तो ती जुड़ रहा है और शब्दों के अंत में ए जुड़ रहा है। ऊपर लिखे हुए सभी शब्द एक वचन में हैं, उनके अंत में ए जुड़ रहा है और क्रिया के लास्ट में ती जुड़ रहा है। जैसे बालकः, छात्रः, गायकः, यहाँ ती जुड़ रही लास्ट में क्रिया के, पठति, लिखति, गायति। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसका अभ्यास करते हैं। एकारांत शब्दों पर गोल घेरा बनाओ। आप सबने बनाया भी था, अब वो सही था कि नहीं था आप एक बार उसको देख लेंगे। महिला, भाई ये तो आ रहा है लास्ट में, तो ये इसमें गोला नहीं लगेगा। वृद्धा, इसमें भी आ की मात्रा आ रही लास्ट में। युवकः, इसमें कै में ए मिला हुआ, विसर्ग भी जुड़ रहा है, तो ये एकारांत पुल्लिंग शब्द है। गायिका, इसमें भी आ रहा है, स्त्रीलिंग हो गया। दर्पणः, ण में ए आ रही है मात्रा उसकी और विसर्ग भी जुड़ रहा है, तो ये हो गया एक पुल्लिंग का। जननी, इसके अंत में किसकी मात्रा आ रही है? बड़ी ई की आ रही है, ये नहीं आएगा। शिक्षकः, कै में ए जुड़ा हुआ है और एकारांत के लास्ट में क्या है? विसर्ग भी लग रहे हैं, तो ये पुल्लिंग शब्द हो गया। आसंदः यानी कुर्सी, तो दै में ए की मात्रा है, विसर्ग भी लग रहे हैं, तो आसंदः किस में आ गया? पुल्लिंग में। छात्रा, त्रा में आ की मात्रा, ये नहीं आएगा। इसी प्रकार मापिका में का में आ की मात्रा, ये भी नहीं आएगा। वैद्यः, द्य में ए की मात्रा है और विसर्ग भी है, ये पुल्लिंग में आ जाएगा। अध्यापिका, जो का है उसमें आ की मात्रा है, ये स्त्रीलिंग में चला जाएगा, पुल्लिंग में नहीं आएगा। नर्तकी, इसमें भी जो की है उसमें बड़ी की मात्रा है, ये भी पुल्लिंग में नहीं आएगा। अब आपको अगला हम जो काम दे रहे हैं वो क्या काम है? वर्ण विच्छेद करना। जैसे पहले इन्होंने क्या लिखा है? गायक। गायक का मैं वर्ण विच्छेद आपको समझाता हूँ। सबसे पहले ग हलंत किया हमने, ग में किसकी मात्रा है बच्चों? आ की मात्रा है। फिर उसके बाद य को हलंत कर दिया, य की हलंत करने से इसमें किसकी मात्रा थी? ए की मात्रा थी। उसके बाद में आया क को हलंत किया, अब इसमें किसकी मात्रा है? ए की, और ए के साथ में क्या है? ये जो विसर्ग जुड़ रहे हैं ना, वो भी हमने यहाँ पे जोड़ दिए। यह हो गया वर्ण विच्छेद, वर्णों को तोड़ना। अगला है युवकः। युवकः विसर्ग भी है। युवक कैसे बना है? देखिए मैं बता देता हूँ आपको कैसे मिलके बना है। सबसे पहले क्या आएगा आप लोग बताइए जरा, कौन बताएगा इसका? यह बिल्कुल सही है। इसमें क्या है? पहले पहले यह आ रहा है, तो आप अपने कैसे अभ्यास करेंगे? य, और ये में किसकी मात्रा है? छोटे ऊ की मात्रा है। उसके बाद में क्या आ रहा है? वह। वह को हलंत किया हमने, वह में किसकी मात्रा थी? ए की। उसके बाद में प्लस करके हम क्या लिखेंगे? क
कै को हलंत किया और कै में किसकी मात्रा वही है ए और ए के साथ में विसर्ग युवकः। अगला शब्द है महिला। अब आप सब बना ही सकते हैं, इसका अभ्यास कर सकते हैं। थोड़ा सा और बता देता हूँ मैं। पहले आएगा मैं हलंत, मैं में किसकी मात्रा ए की, उसके बाद में है को हमें हलंत करना पड़ेगा और उसमें किसकी मात्रा है छोटी ई की। उसके बाद में ल को हलंत किया और ल में किसकी मात्रा है आ की मात्रा। यह आपका बन गया महिला। अब हम अगला लिखेंगे, वो है जननी। इसे हम कैसे वर्ण विच्छेद करेंगे इसका, ज हलंत, ज में किसकी मात्रा है ए की, उसके बाद में न हलंत, न में किसकी मात्रा है ए की, उसके बाद में फिर न हलंत और इसमें लास्ट में किसकी मात्रा है बड़ी ई की मात्रा है। फिर आता है चमसह। चमस बोल सकते थे लेकिन विसर्ग लगने पे उसका उच्चारण होगा चमसह। तो सबसे पहले च वर्ण आया, प्लस करके च में किसकी मात्रा है ए की, फिर प्लस करा। अब आया मैं हलंत, मैं में क्या मिला हुआ है, किसकी मात्रा मिली हुई है ए की, और उसके बाद में है स हलंत करा, इसमें किसकी मात्रा है ए और विसर्ग। फिर आता है मापिका। मापिका, मापिका में सबसे पहले आता है मैं हलंत और मैं में किसकी मात्रा है आ की मात्रा है। उसके बाद में प हलंत और पै में किसकी मात्रा है छोटी ई की मात्रा है। उसके बाद में क हलंत किया और कै को हलंत करने के बाद में किसकी मात्रा है इसमें आ की मात्रा है। इस प्रकार से आपके जितने शब्द दिए थे उन सबका वर्ण विच्छेद पूरा होता है। और अब हमारा यहाँ पे आकर के आपका ये पहला जो परिचय था संस्कृत भाषा का वो कंप्लीट होता है, पूरा होता है। आप सबको अच्छे से समझ में भी आया होगा। आप इस वीडियो को बार बार देखें और YouTube चैनल पे जाकर के जो मेरा चैनल है आनंद खन्ना के नाम से, उसको आप सब्सक्राइब कीजिए और उसको लाइक कीजिए, बेल आइकन को ओके कीजिए, जिससे जो भी नए वीडियो बनेंगे उसके वीडियो आप सबके पास सबसे पहले पहुंच जाएं। आशा है आपको ये संस्कृत का जो पहला परिचय था, पहली मुलाकात थी संस्कृत भाषा से आप सबकी, वो मुलाकात आपको बहुत पसंद आई होगी। आप लोग बड़ा दिल लगाकर संस्कृत भाषा को पढ़ेंगे। सर्वेषां संस्कृत सेवकानां कृते धन्यवादः। सभी संस्कृत सेवकों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब भी संस्कृत सेवक बनने जा रहे हैं। हम संस्कृत भाषा की सेवा करने वाले बच्चे बनने जा रहे हो, उस टीम में आप शामिल होने जा रहे हो। पुनः मिलामः, फिर मिलेंगे। जयतु संस्कृतम, संस्कृत की जय हो। जयतु भारतम, और हमारे भारत देश की भी जय हो। फिर मिलते हैं आप सबसे, तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।